हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर किसी भी गति पर डिक्टेशन कर सकते हैं। ये आज की सेकंड डिक्टेशन है, थोड़ा सा डिले हो चुका है। करने के लिए सभी तैयार रहें। रेडी। कोई पुस्तक आज से 142 साल पहले प्रकाशित हो और उसके बारे में लगातार चर्चा होती रहे, यह कम ही सुनने को मिलता है। भारतीय साहित्य परंपरा में तो कई ऐसी पुस्तकें हैं जो शताब्दियों पहले लिखी गईं और आज भी उनके प्रभावों की चर्चा होती है, लेकिन एक विदेशी लेखक की किसी भारतीय पर लिखी गई पुस्तक इतने दिनों तक चर्चा में रहे, इसके उदाहरण बहुत कम हैं। सर एडविन ऑर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन और संदेशों को केंद्र में रखकर एक पुस्तक लिखी थी, द लास्ट ऑफ एशिया, जो 1879 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित होते ही इस पुस्तक ने ब्रिटेन में धूम मचा दी थी। बाद में दुनिया की कई भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ और इस पर आधारित फिल्में भी बनीं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एडविन की पुस्तक के भारतीय समाज पर प्रभाव पर बेहद दिलचस्प पुस्तक लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम हैड डिफाइंड द बुद्धा। इस पुस्तक की प्रस्तावना दलाई लामा ने लिखी है। जयराम रमेश ने लिखा है कि एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक ने विश्व में कम से कम 11 साहित्यिक व्यक्तित्वों को प्रभावित किया, जिनमें से 5 को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इनमें रुडयार्ड किपलिंग, रविन्द्रनाथ ठाकुर, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स जैसे लेखकों के अलावा लियो टॉल्स्टॉय और डी.एच. लॉरेंस जैसे विश्व प्रसिद्ध लेखक शामिल हैं। जयराम रमेश ने अपनी इस पुस्तक में बेहद श्रमपूर्वक एडविन अर्नोल्ड के से जुड़े तथ्यों को लिखा है। खासतौर पर भारत से उनके जुड़ाव को लेकर भी वह पुस्तक में उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि एडविन 1886 में बोधगया गए थे और बाद में पुणे के प्रसिद्ध डेक्कन कॉलेज के प्राचार्य रहे। एडविन के भारत प्रवास की घटना को बताने के क्रम में लेखक अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से टिप्पणियां करते चलते हैं। वे विवेकानंद और एडविन अर्नोल्ड के बीच हुई मुलाकात का जिक्र तो करते हैं, लेकिन सावधानी के साथ वे लिखते हैं, वर्ष 1896 में विवेकानंद लंदन में थे, जहां उनका स्वागत हुआ था। मैक्स मूलर के साथ उनकी मुलाकात का अभिलेख तो मिलता है, लेकिन एडविन के साथ उनकी मुलाकात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इस किताब में एक पूरा अध्याय है, द लास्ट ऑफ एशिया, इन हिंदी फिल्म एंड मोर। इस अध्याय में जयराम रमेश हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल का उल्लेख करते हैं। वर्ष 1922 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद किया था, जिसका नाम बुद्ध चरित, और इसको बनारस की नगरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था। बुद्ध चरित के अनुवाद की भूमिका भी शुक्ल जी ने
लिखी थी, जिसमें उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली को लेकर विस्तृत टिप्पणियां भी की थीं। बुद्धचरित का वर्ष 1985 में नागरी प्रचारणी सभा ने पुनर्प्रकाशन किया था। जयराम रमेश ने उस दौर के लेखकों के हवाले से यह प्रमाणित किया है कि द लाइट ऑफ एशिया के हिंदी अनुवाद ने हिंदी के उन कवियों को प्रभावित किया जो बुद्ध पर लिखना चाहते थे। इसके अलावा जयराम रमेश ने एडविन अर्नोल्ड की कृति के फिल्मों के प्रभाव को भी रेखांकित किया है। उनके मुताबिक दादा साहब फाल्के ने 1923 में एक मूक फिल्म बुद्धदेव बनाई थी। उसके बाद हिंदी में प्रेम संन्यास के नाम से फिल्म बनी। यह फिल्म हिमांशु राय के दिमाग की उपज थी और इसे लिखा था निरंजन पाल ने। इस फिल्म के निर्माण के बारे में जयराम रमेश ने विस्तार से लिखा है। कुल मिलाकर जयराम रमेश ने भारतीय संतों को नए सिरे से उठाकर इस तरह से पिरोया है कि उनकी पुस्तक दिलचस्प और पठनीय बन गई है। संस्कृति एक ऐसा विषय है जिसको लेकर वर्तमान सरकार से पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं। अपेक्षाएं भी। संस्कृति का फलक इतना व्यापक है कि कई मंत्रालय इसके अंतर्गत काम करते हैं। मुख्यतया 3 मंत्रालय ही देश की संस्कृति को मजबूत और समृद्ध करने का काम करते हैं। संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय। मंत्रिपरिषद के हालिया विस्तार में इन तीनों मंत्रालयों के मंत्री बदलते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब से ही संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पास था। अब संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपा है। उनके साथ 2 राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और अर्जुन राम मेघवाल भी संस्कृत मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। लंबे अरसे के बाद संस्कृति मंत्रालय को इतनी अहमियत मिली है। संस्कृति मंत्रालय के जिम्मे कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो पिछले कई वर्षों से बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। इनमें एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है नेशन मिशन ऑन कल्चर मैपिंग एंड रोड मैप। करीब 4-5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और तब इसको कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत रखा गया था। वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक इस काम के लिए करीब 470 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया था। कुछ दिनों बाद मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का काम देखते थे, उनको इस मिशन का जिम्मा सौंपा गया था। इस मिशन का उद्देश्य को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला था हमारी संस्कृति, हमारी पहचान अभियान। दूसरा था सांस्कृतिक प्रतिभा खोज अभियान और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि पूरे देश की संस्कृति, सांस्कृतिक संपत्ति और साधन की खोज करना तथा उसका एक डाटाबेस तैयार करके एक पोर्टल पर डालना। खगोल विज्ञानी ऐसे ग्रह को फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट FFP भी कहते हैं, स्वतंत्र रूप से
विचरने वाले ग्रहों में खगोल विज्ञानियों की बढ़ती दिलचस्पी की वजह यह है कि ऐसे ग्रहों की भरमार होने के प्रमाण मिल चुके हैं। मिल्की वे आकाशगंगा में करीब 100 अरब तारों की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है और घुमक्कड़ ग्रहों की संख्या भी 100 अरब से ज़्यादा है। एक एफएफपी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले एक चंद्रमा के वायुमंडल के अध्ययन से पता चला कि उसकी सतह पर मौजूद पानी की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान पानी से 100 गुना अधिक होगी। इतना पानी जीवन के विकसित होने और पनपने के लिए पर्याप्त है। ऐसी ग्रह प्रणाली में मेजबान तारा नहीं होता। तारे के बिना ऐसी ग्रह प्रणालियां बेहद ठंडी होती हैं। शोधकर्ताओं के मॉडल के मुताबिक ब्रह्मांडीय किरण एफएफपी के चंद्रमा पर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और अन्य उत्पादों में बदल सकती है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं।